Hello everyone. Today we will discuss the next part of the chapter sexual reproduction in flowering plants, and today we will discuss the post fertilization events. Already in these chapters we have discussed about pre-fertilization, pollination, double fertilization, and today we will start the post fertilization events. तो आज जो इस पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हम पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म फ्रॉम PEN, यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ट्रिपल फ्यूजन से जो PEN बना था, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, उससे कैसे एंडोस्पर्म बनता है और एंडोस्पर्म का रोल क्या है, हम ये देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जाइगोट से एम्ब्रियो कैसे बनता है, हम ये भी देखेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ सीड। ओव्यूल, जब आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल सीड बन जाता है और ओवेरी फ्रूट बन जाती है, ये फिनोमिना भी हम डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन हम इस टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म फ्रॉम PEN। PEN से कैसे बनता है, PEN से कैसे बनता है, यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से कैसे बनता है आपका ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, इससे कैसे आपका एंडोस्पर्म बनता है और एंडोस्पर्म का क्या रोल है। तो मैं लिख रहा हूँ द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या प्राइमरी एंडोस्पर्म जो न्यूक्लियस होता है, द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स, जिसको अपन कह सकते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई, डिवाइड रिपीटेडली and form एंडोस्पर्म। हम ये कह रहे हैं कि जो PEN होती है, या जिसको प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स बोलते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई बोलते हैं, ये कंटिन्यूस डिवाइड होकर के क्या बनाती है, एंडोस्पर्म बनाती है। अब ये एंडोस्पर्म जो होता है, तो इस एंडोस्पर्म के अंदर इस रिजर्व फूड मटेरियल होता है। तो हम ये कह रहे हैं, तो एंडोस्पर्म कंटेन रिजर्व फूड मटेरियल which provide nutrition to growing एंडोस्पर्म को ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। यानी कि जो विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू एम्ब्रियो, मैं ये कहूँगा एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है, ये एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म कंटेन रिजर्व फूड मटेरियल विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू ग्रोइंग एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का जब डेवलपमेंट होता है तो उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, एंडोस्पर्म से मिलता है। और जब एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है तो एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है। हम देखेंगे कि कुछ ऐसे सीड हैं जिसमें एम्ब्रियो डेवलपमेंट होने के बाद भी थोड़ा सा एंडोस्पर्म बच जाता है, ऐसे सीड्स को एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं। बट अभी मैं बात करना चाह रहा था कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, वो डिवाइड होकर के क्या बनाती है, एंडोस्पर्म बनाती है। और एंडोस्पर्म में रिजर्व फूड मटेरियल होता है जो कि एम्ब्रियो को प्रोवाइड करती है। एंडोस्पर्म आर टू टाइप्स। एंडोस्पर्म जनरली आर टू टाइप्स। कुछ बुक्स में 3 भी हो सकता है, पर NCERT में 2 टाइप्स दिया हुआ है। 2 टाइप्स, ए सेल्यूलर एंडोस्पर्म, दूसरा है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, जिसमें हम कहेंगे वाटर ऑफ कोकोनट का जो पानी होता है उसको फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोलते हैं।
और दूसरा है हमारा सेल्यूलर एंडोस्पर्म। सेल्यूलर एंडोस्पर्म, और सेल्यूलर एंडोस्पर्म मतलब वाइट पोर्शन ऑफ कोकोनट, वाइट पोर्शन ऑफ कोकोनट इज कॉल्ड सेल्यूलर एंडोस्पर्म। जब वाटर, कोकोनट के अंदर जो वाटर होता है उसके अंदर फ्री न्यूक्लियस कंटिन्यूसली डिवाइड करता है और उसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता है। जब कैरियोकाइनेसिस लगातार होता है तो कोकोनट वाटर को हम क्या बोलते हैं, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोलते हैं। और कोकोनट के अंदर जो वाइट पोर्शन होता है जिसको हम खाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्यूलर एंडोस्पर्म। तो इस तरह से एंडोस्पर्म क्या है, एक ऐसा टिश्यू है जो रिजर्व फूड मटेरियल प्रोवाइड रिजर्व फूड मटेरियल होता है और ये एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अब हम सेकंड देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, तो ये आप लिख लीजिए। अब सेकंड देखते हैं अपन, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। हम जानते हैं कि जब सिनगेमी होता है सबसे, अब हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। जाइगोट से कैसे डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि ओव्यूल के अंदर हमने फर्टिलाइजेशन जब पढ़ा, जिसको हम सिनगेमी कह रहे हैं, सिनगेमी के अंदर द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विथ एग एंड फॉर्म जाइगोट इज कॉल्ड सिनगेमी। तो जब सिनगेमी हो जाता है तो उसके बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो एम्ब्रियो डेवलप एट द माइक्रोपाइलर एंड। सबसे पहले हम देखते हैं एम्ब्रियो डेवलप एट माइक्रोपाइल एंड। आपने ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखा था जिसके अंदर आपने माइक्रोपाइल पोर देखा था जिसके अंदर पोलन ट्यूब एंटर करती है। तो एम्ब्रियो डेवलप एट माइक्रोपाइल एंड ऑफ ओव्यूल, माइक्रोपाइल एंड ऑफ एम्ब्रियोसेक, या फिर एम्ब्रियोसेक वेयर जाइगोट इज सिचुएटेड, where zygote is located, जहाँ पर जाइगोट प्रेजेंट होता है वहीं से तो एम्ब्रियो बनेगा। हम कह रहे हैं कि जो ओव्यूल के अंदर जो माइक्रोपाइल एंड होता है जहाँ से मेल गैमीट रिलीज होता है और उस एग से फ्यूज करता है, तो वो सिनगेमी कहते हैं उसको, और सिनगेमी से जाइगोट बनता है जो कि माइक्रोपाइल एंड से डेवलप हो जाता है। अब हम ये कह रहे हैं कि जो जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है वो मोस्टली कैसे बनता है, तो हम ये कहते हैं सबसे पहले जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो की जर्नी कैसे होती है। सबसे पहले जाइगोट से क्या बनेगा, मान लो एक जाइगोट एक्सिसेल है, तो जाइगोट से सबसे पहले क्या बनता है, जाइगोट से सबसे पहले बनता है प्रो एम्ब्रियो। क्या बनता है, प्रो एम्ब्रियो। प्रो एम्ब्रियो के बाद क्या बनेगा, प्रो एम्ब्रियो के बाद बनेगा ग्लोब्यूलर शेप एम्ब्रियो। क्या बनेगा, ग्लोब्यूलर शेप एम्ब्रियो, ग्लोब्यूलर शेप एम्ब्रियो बनेगा। और ग्लोब्यूलर शेप एम्ब्रियो के बाद बनेगा हार्ट शेप एम्ब्रियो, हार्ट शेप एम्ब्रियो बनेगा। और हार्ट शेप एम्ब्रियो से क्या बनेगा, मोस्टली मैच्योर एम्ब्रियो। क्या बनेगा, मैच्योर एम्ब्रियो, मैच्योर एम्ब्रियो। ये आपने मोस्टली एक जर्नी है किसकी, जाइगोट से एम्ब्रियो बनने की जो जर्नी है वो ये है कि जाइगोट से सबसे पहले प्रो एम्ब्रियो बनता है, प्रो एम्ब्रियो से ग्लोबुलर शेप एम्ब्रियो बनता है, उसके बाद हार्ट शेप एम्ब्रियो बनता है, उसके बाद मैच्योर एम्ब्रियो बन जाता है। अब ये हम कह रहे हैं कि एक डाइकोटिलीडन और मोनोकोटिलीडन्स में क्या डिफरेंस होता है, तो हम इसी को इसमें समझते हैं कि एक डाइकोटिलीडन्स में
एक डाइकोटिलिडन्स में और मोनोकोटिलिडन्स में क्या डिफरेंस होता है, तो आप इसको लिख लीजिए, मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। एक डाइकोटिलिडन्स में और मोनोकोटिलिडन्स में क्या डिफरेंस होता है। तो डाइकोटिलिडन्स में तो हम ये कह रहे हैं डाइकोटिलिडन्स में क्या होता है, एक वन एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, वन एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है और टू कोटिलिडन होते हैं, टू कोटिलिडन होता है। और जबकि मोनोकोटिलिडन्स में क्या होता है, मोनोकोटिलिडन्स में क्या होता है, एक वन एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा, यहाँ पर भी वन एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा और उसके बाद होगा वन कोटिलिडन होगा। क्या होगा, वन कोटिलिडन। तो इसको हम बोलते हैं वन कोटिलिडन। अब हम ये कह रहे हैं कि डाइकोटिलिडन्स का अगर हम स्ट्रक्चर्स देखें तो हम ये कह रहे हैं कि डाइकोटिलिडन्स में जो स्ट्रक्चर्स होगा ये मान लो होगा आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस है और एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट होता है एपिकोटाइल और नीचे वाला पार्ट होता है हाइपोकोटाइल। ऊपर वाला जो पार्ट होता है ये क्या होता है, एपिकोटाइल, और नीचे वाला जो पार्ट होता है हाइपोकोटाइल होता है। और एपिकोटाइल से क्या बनेगा, प्ल्यूमूल, और हाइपोकोटाइल से क्या बनेगा, रेडिकल, और रेडिकल से आगे जाकर के रूट बन जाएगी। ये तो हुआ डाइकोटिलिडन्स में। मोनोकोटिलिडन्स की बात करें तो जब एक हम इस मेज़ के सीड का एग्जाम्पल्स यहाँ पर लेते हैं, एक मेज़ के सीड का एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर ले लेते हैं, एनसीईआरटी में क्लियरली दिया हुआ है मेज़ के सीड का एग्जाम्पल्स। तो हम ये कह रहे हैं कि उसमें ये मेज़ के सीड का एक एग्जाम्पल्स हमने देख लिया है। और सबसे पहले हम ये कह रहे हैं ये इसका एंडोस्पर्म है, हाँ, और हम ये कह रहे हैं कि जो इसका कोटिलिडन होता है, कोटिलिडन होता है, इसी को क्या बोलते हैं, स्कूटेलम, स्कूटेलम। इसके अंदर जो कोटिलिडन होता है इसी का दूसरा नाम होता है, मोनोकोटिलिडन के अंदर जो कोटिलिडन होता है इसी का दूसरा नाम होता है स्कूटेलम। अब हम ये कह रहे हैं ये स्कूटेलम है, ये स्कूटेलम है इस तरह का, और ये प्रोटीन्स की लेयर होती है, ये प्रोटीन्स की लेयर होती है। अब हम ये भी कह रहे हैं कि जो इसका ऊपर वाला पोर्शंस होता है, नीचे वाला होता है, ये ऊपर वाला वही एपिकोटाइल्स होता है, नीचे वाला वही ऊपर वाला वही एपिकोटाइल्स होता है, नीचे वाला रेडिकल क्या होता है, हाइपोकोटाइल्स। लेकिन एपिकोटाइल्स को जो प्रोटेक्शन देता है वो कौन देता है, वो देता है कोलेप्टाइल। कौन देता है, कोलेप्टाइल, कोलेप्टाइल। और हाइपोकोटाइल को कौन देता है, कोलोराइजा, कोलोराइजा। ये कोलेराइजा जो होता है ये किसको देता है, इस हाइपोकोटाइल को प्रोटेक्शन देता है। तो ये हमने मोनोकोटिलिडन, डाइकोटिलिडन और मोनोकोटिलिडन एम्ब्रियो को अच्छी तरह से समझा। अब हम बात करेंगे सीड के बारे में। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, सीड के बारे में, डेवलपमेंट ऑफ सीड फ्रॉम ओव्यूल्स। अब हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ सीड। अब हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ सीड। सीड का डेवलपमेंट कैसे होता है, हम जानते हैं कि देखो डेवलपमेंट ऑफ सीड, डेवलपमेंट ऑफ सीड फ्रॉम ओव्यूल। हम ये कह रहे थे कि ओव्यूल से कैसे सीड का फॉर्मेशन हो जाता है। ये अपन डायग्राम हमने बनाया था और हमने कहा था
ये ओवेरी है और ये ओव्यूल है और ये स्टाइल हो गया और ये स्टिग्मा हो गया। हम ये कह रहे थे कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल डेवलप इनटू आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल डेवलप इनटू सीड। ओव्यूल किस में डेवलप हो जाता है? सीड के अंदर डेवलप हो जाता है और ये सीड के अंदर डेवलप हो जाता है। अब मोस्टली सीड आर टू टाइप्स। सीड जो होते हैं मोस्टली टू टाइप्स के होते हैं। एक सीड वो होते हैं जो एल्ब्यूमिनस सीड होते हैं, एल्ब्यूमिनस सीड, और एक होते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। ये टू टाइप्स के सीड हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि जो एल्ब्यूमिनस सीड होते हैं इसके अंदर जनरली एल्ब्यूमिनस सीड को हम एक नाम और दे सकते हैं एंडोस्पर्मिक सीड, और नॉन एल्ब्यूमिनस सीड को बोल सकते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। अब एंडोस्पर्मिक सीड का मतलब सीड विच कंटेन एंडोस्पर्म। ऐसे सीड, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ अलग से ही। ऐसे सीड जिसके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है उसको अपन क्या कहते हैं? एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। तो मैं यहाँ अलग से एक्सप्लेन करता हूँ। एंडोस्पर्मिक सीड तो मैं कहूँगा सीड विच कंटेन एंडोस्पर्म इज कॉल्ड एंडोस्पर्मिक सीड। ऐसे सीड जिसके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं। जैसे कि जिसके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट हो मोनोकोटिलीडन में, जैसे कि हम राइस कह रहे हैं, वीट कह रहे हैं, मेज़ कह रहे हैं, मोस्टली इसके अंदर प्रेजेंट होता है। और अब हम कह रहे हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, ऐसे सीड जिसके अंदर सीड विच does not contain एंडोस्पर्म। ऐसे सीड जिसमें एंडोस्पर्म नहीं है, does not contain एंडोस्पर्म, is called नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। ऐसे सीड को क्या बोलते हैं? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं। तो अब मैं आपको ये कहना चाह रहा था, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड का एग्जांपल्स जैसे ले लो आप, पी का ले लो, मस्टर्ड ले लो, और ये मोस्टली सारे क्या होते हैं? ग्राउंडनट ले लो। सारे डाइकोटिलीडन जो होते हैं, जो भी डाइकोटिलीडन्स के सीड हैं जैसे ग्राउंडनट, मस्टर्ड, इन सब में एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है और एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है, तो इसमें एंडोस्पर्म बचता ही नहीं है। लेकिन जो मोनोकोटिलीडन्स हैं जैसे राइस है, वीट है, मेज़ है, इनमें स्मॉल पोर्शन एम्ब्रियो के डेवलपमेंट होने के बाद भी स्मॉल पोर्शन एंडोस्पर्म का बचा हुआ रहता है, इसीलिए उसको एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं। अब हम ये कह रहे थे एक पेरिस्पर्म क्या होता है? एक पेरिस्पर्म क्या होता है? आप एक देखना, एक पेरिस्पर्म के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये पेरिस्पर्म क्या होता है? पेरिस्पर्म का मतलब ऐसा सीड जिसमें न्यूक्लियस बच जाता है। तो ये सीड विच कंटेन द रेजिडुअल पर्सिस्टेंट न्यूक्लियस इज पेरिस्पर्म।
तो इन सम सीड सच एज ब्लैक पेपर एंड बीट remnants of nucleus are also present. In some seed nucleus part portion या nucleus portion is present called perispermic seed. पेरिस्पर्मिक सीड, उसको पेरिस्पर्मिक सीड बोलते हैं। एग्जाम्पल्स आप ले लो उसको, ब्लैक पेपर, बीट, इसके अंदर आपको न्यूसिलस भी मिल जाएगा और ये आपको मोस्टली देखने को मिला। तो ये हमने सीड के बारे में कहा। अब हम एक चीज़ और सीड के बारे में लिखते हैं, द इनएक्टिव स्टेज ऑफ सीड इज कॉल्ड डोरमेंसी। एक वर्ड आता है डोरमेंसी, क्या होती है? डोरमेंसी जो होती है इनएक्टिव स्टेज ऑफ सीड, जब सीड हमारे घर में पड़ा हुआ है तब उसको हम क्या बोलते हैं? डोरमेंसी। तो डोरमेंसी के बारे में भी डिस्कस करते हैं। डोरमेंसी, इनएक्टिव stage of seed is called dormancy. जो सीड इनएक्टिव स्टेज में हमारे घर पर पड़ा हुआ है उसको हम डोरमेंसी की स्टेज कहेंगे, और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तभी सीड ग्रो करता है। व्हेन फेवरेबल कंडीशन कम, during favorable condition seed grow like light, water, soil, ये सारी चीज़ें जब मिलती है तभी एक सीड ग्रो करता है। अब हम ये भी कह रहे हैं हम ये कह रहे थे कि अब आपने ये देख लिया और ये आपने देख लिया कि ये सीड के बारे में हमने पढ़ा। अब हम मोस्टली आगे का चीज़ पढ़ रहे हैं, वो है नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट फ्रॉम ओवेरी। हमने ये कहा था कि जैसे ये एनसीईआरटी में हमने देखा, ये आपको दिया हुआ है, ये सपोज ये ओवेरी है, पिस्टिल में ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है। तो ये जो ओवेरी है आगे जाकर के फ्रूट बन जाती है। हम जानते हैं कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवेरी डेवलप इनटू फ्रूट, ओवेरी फ्रूट बन जाती है। और जो फ्रूट्स की वॉल होती है, वॉल ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड पेरिकार्प। पेरिकार्प को हम क्या बोलते हैं? वॉल ऑफ फ्रूट्स भी हम कहते हैं। और हम ये कह रहे हैं वॉल ऑफ, इसको हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्प्स। अब नॉर्मली फ्रूट्स 2 टाइप्स के होते हैं। अगर फ्रूट्स की बात करें 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है ट्रू फ्रूट्स, एक होता है फॉल्स फ्रूट। तो ये ट्रू फ्रूट्स क्या है और फॉल्स फ्रूट क्या है, हम इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ट्रू फ्रूट्स एंड फॉल्स फ्रूट। ट्रू यानी यहाँ पर फ्रूट किससे बना है,
और फॉल्स फ्रूट किससे बना है? तो इजी है बिल्कुल, ट्रू फ्रूट्स। ट्रू फ्रूट्स के बारे में लिखते हैं। ट्रू फ्रूट्स, when fruit is developed from only ovary is called true fruits। ट्रू फ्रूट्स, उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रू फ्रूट्स बोलेंगे। जैसे आप किसी भी तरह का फ्रूट्स ले लीजिए, जैसे मैंगो का फ्रूट्स ले लीजिए, आप बनाना ले लीजिए, ये सभी क्या है? ट्रू फ्रूट्स के एग्जाम्पल्स हैं। तो अब फॉल्स फ्रूट्स क्या हैं उसको भी देखते हैं। फॉल्स फ्रूट क्या है? तो फॉल्स फ्रूट का मतलब व्हेन फ्रूट इज डेवलप फ्रॉम ओवेरी एंड थैलेमस। जब फ्रूट का फॉर्मेशन ओवेरी और थैलेमस दोनों से हो, देन दिस इज कॉल्ड फॉल्स फ्रूट। ऐसे फ्रूट को हम क्या कहते हैं? फॉल्स फ्रूट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स एप्पल हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, कैश्यू हो गया, ये सारे क्या है? फॉल्स फ्रूट है। ट्रू फ्रूट जो होते हैं ओनली ओवेरी से डेवलप होते हैं। फॉल्स फ्रूट किससे डेवलप होते हैं? ओवेरी एंड थैलेमस दोनों से डेवलप होते हैं। एक और पढ़ते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक्स हैं, वो है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स, ऐसे फ्रूट्स जो बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप होते हैं। when ovary develop into fruit, when ovary develop into fruit without fertilization, is called पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहाँ पर बनाना है, जो बनाना है वो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स हैं, और इसको अपन कहेंगे कि ये मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप होता है। सच फ्रूट्स इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। एक इम्पोर्टेंट नोट कर लीजिए बात, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स आर सीडलेस। इसमें सीड नहीं होगा, बिकॉज जब फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है तो ओव्यूल ओवेरी में डेवलप नहीं होगा, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट नहीं होगा, बस ओवेरी जस्ट क्या बन गई? फ्रूट। तो हमने ये आज टॉपिक्स देखा था कि कैसे एंडोस्पर्म बनता है और एंडोस्पर्म का क्या रोल है, वो हमने समझा। उसके बाद हमने देखा कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है, डाइकोटिलीडन में एम्ब्रियो कैसा होता है, मोनोकोटिलीडन्स में एम्ब्रियो कैसा होता है, वो हमने देखा। उसके बाद सीड को देखा हमने, और सीड में हमने देखा कि एंडोस्पर्मिक सीड कैसा होता है, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कैसा होता है। उसके बाद हमने फ्रूट को देखा, तो ट्रू फ्रूट्स, फॉल्स फ्रूट, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स, ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स थे जो अपनी एनसीईआरटी में दे रखे हैं। मैंने इसको नोट्स के फॉर्म में अच्छा सा एक्सप्लेन किया है, आप इसको ध्यान से सुनते हुए नोट्स लिखें, ये चैप्टर आपका, टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक बचा है वो है एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी, वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। Thank you. Have a nice day.